एक्सेस लिक्विडिटी जो है तो वो बैंक को पुश करती है कि आप उसको लेंड करें। लेंडिंग अपॉर्चुनिटी अगर है मार्केट में तो डेफिनेटली हम लेंड करेंगे। अगर लेंडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही पैसा जाएगा जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है बैंक के लिए। इसलिए अभी ये देखना है कि मार्केट में कितनी एपिटाइट है। मार्केट में आज के अनुसार एपिटाइट काफी कम है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या रियल एस्टेट। तो आप ये कह रहे हैं सर, अगर आपकी बातों का ये मतलब निकालें कि डीमोनेटाइजेशन के बाद क्योंकि मार्केट में डिमांड कम हो गई है शॉर्ट टर्म में, इसलिए लेंडिंग रेट और डिमांड अगर कम है तो लेंडिंग रेट भी आने वाले दिनों में ज्यादा कम, उम्मीद ना करें कि ज्यादा कम होंगे। नहीं, मेरी उम्मीद है कल के पॉलिसी डिसीजन के बाद 50 बेसिस पॉइंट तक बैंकों के रेट कम होंगे, क्योंकि बैंक फ्लश विथ फंड्स है और मेजॉरिटी पैसा कासा में है, इसलिए बैंकों को इसे रेट कम करना चाहिए और ये रेट कम हो। इंडिकेटर है, आपने देखा स्टेट बैंक ने ऑलरेडी थोड़ी रेट इंटरेस्ट रेट कम की है, तो अदर बैंक भी इसको फॉलो करेंगे। ठीक है नरेंद्र तनेजा, मैं आपके पास आऊंगा। नरेंद्र तनेजा, सरकार का इस पूरे मामले पर क्या रुख है और सरकार क्या सोचती है? क्या अब, क्योंकि सरकार का एक डिसीजन जिसमें काले धन की लड़ाई के लिए सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद किए तो लोगों को परेशानी हुई है, लोग कतारों में खड़े हुए हैं, लोगों ने काफी दिक्कतें झेली हैं। तो क्या अब सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से जब रेट कट होगा तो वो राहत लोगों तक पहुंचेगी? देखिए, सबसे बड़ा तो डीमोनेटाइजेशन का लोग इसको महसूस करने लगे हैं कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर काला जो धन है उसका बहुत बड़ा रोल था, लेकिन सबसे बड़ी जो काली अर्थव्यवस्था है, अब पूरी काली अर्थव्यवस्था और काला धन इसमें ये दीमक की तरह अर्थव्यवस्था को खा रहे थे और दीमक की तरह इस तरह खा रहे थे। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा था? गरीब आदमी को और मध्य वर्ग को नुकसान हो रहा था, कहीं ना कहीं उद्योगों को भी नुकसान हो रहा था। हमने वो जो दीमक थी उसके ऊपर इतना कड़ा प्रहार किया है, उस दीमक को हमने खत्म करने की कोशिश की है और काफी हद तक वो दीमक खत्म हुई है। जब भारत जैसी अर्थव्यवस्था है कि वो दीमक को खत्म करा जाएगा और ब्लैक इकोनॉमी की जो जड़ से उसको निकालने का प्रयास हो रहा है ईमानदारी से, कुल मिला के उसके जो फ्रूट्स है लोगों को देखना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको 2-4 उदाहरण देता हूं। अब आप आने वाले समय में देखेंगे पूंजी जो है, पूंजी सस्ती होगी। जब भी पूंजी सस्ती होती है, चाहे वो गृहिणी की अर्थव्यवस्था हो, चाहे उद्योग की अर्थव्यवस्था हो, चाहे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, उसको फायदा होता है। दूसरी बात, जब अर्थव्यवस्था को स्टिमुलेशन मिलेगा और उसकी फाउंडेशन जो है वो ईमानदारी पे होंगी, काले धन का रोल खत्म हो चुका होगा, तो आप ये देखेंगे उससे रोजगार ज्यादा पैदा होंगे। सर लेकिन आप मेरा सवाल सुनिए नरेंद्र तनेजा, आप मेरा सवाल सुनिए। नरेंद्र तनेजा, आप जो कह रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन के क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, ठीक है, ये आने वाले वक्त में होंगे नहीं होंगे ये हम और आप और हम सब देखेंगे। मेरा सवाल यह है कि डीमोनेटाइजेशन के पास बैंकों के पास अच्छी लिक्विडिटी आई है और सर 2015 जनवरी से देख लें तो करीब 0.25% की, करीब नहीं बल्कि 0.2% की कटौती की है आरबीआई ने। उसके बावजूद बैंक्स ने लोगों तक ये पैसा ये फायदा पास ऑन नहीं किया है। क्या सरकार, क्योंकि वित्त मंत्री अक्सर ये संकेत देते रहते हैं जब भी कि रेट कट होना चाहिए या बैंकों को पास ऑन करना चाहिए, क्या सरकार ये कहेगी बैंकों से कि अब ग्राहक क्योंकि परेशान है डीमोनेटाइजेशन के बाद उनको एक राहत दो और ये जो आरबीआई अगर कल रेट करता है, जो मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट तक हो सकता है, वो ग्राहकों तक पास ऑन करो? गौरव, 8 नवंबर से आपने एक चीज पर गौर किया होगा कि बैंकों ने कितनी मेहनत से अपने टाइम से ज्यादा किया। तो मैं कहने का प्रयास ये कर रहा हूं, बैंकों का काफी हद तक पुनर्जन्म हो रहा है, उनका जो है एक तरह से पूरा रिकास्ट हो रहा है, एक नया उत्साह उनके अंदर आ रहा है और उनको अपनी जो शक्ति थी उसका नई शक्ति का आभास हो रहा है। पूंजी ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, अब सीधा सीधा उनके आम आदमी से, ग्राहक से, कस्टमर से नए किस्म का रिश्ता स्टैब्लिश हुआ है। मेरा ये मानना इस सबके आने वाले सप्ताहों में आप इसके अच्छे परिणाम देखेंगे। पहली बार हुआ है कि बैंकों का इतना क्लोज एनकाउंटर, क्लोज इंटरेक्शन आम आदमी से हुआ है, वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। स्माइलिंग, मैं उनके पास जाऊंगा आपकी बात लेकर। मैं खत्म कर लूं, मैं एक सेकंड मैं खत्म कर लूं। नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि देखिए अगर ये 8 नवंबर से और आज की तारीख तक बैंकों में जिस तरीके से पूरी सोच में और उनके सारे कंसेप्ट में परिवर्तन आया है, ये हमने इतिहास में पहले कभी नहीं देखा था। अब उसका ये नतीजा होगा कि आप ये देखेंगे कि पूरा जब बैंकों में परिवर्तन होगा, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा, सबसे बड़ा उसका लाभ मिलेगा गरीब आदमी को, आम आदमी को और जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योग चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं। एक तो फायदा ये भी है ना, जिस फायदे की आप बात कर रहे हैं वो एक फायदा उसमें से ये ईएमआई कम होना भी है, क्योंकि तमाम लोग इस वक्त जिनकी ईएमआई चल रही टकटकी लगा के देख रहे हैं कि बैंक करेंगे। संजय जी, आप मानते हैं इस बात को? ये तो जो बात माइक्रो में जा रहे हैं, लेकिन हाँ इन्होंने
सीधे सीधे तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कह रहे हैं फायदा सबको होगा। तो माने ये फायदा ईएमआई के रूप में भी होगा। संजय झा, आपको उम्मीद है कि बैंक इस बार कुछ करेंगे क्योंकि पुनर्जन्म हो गया बैंकों का? देखिए गौरव जी, हकीकत यही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रवक्ता माने या न माने, ये हर रोज ये दृश्य लोगों को दिखता है। और यदि ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइएगा तो वहां की मंदी जो है वो साफ उभर के आ रही है कि अभी एक आर्थिक आपातकाल की स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये संकट का एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, चिंताजनक विषय है। देखिए, यदि आप यहां पर इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको इसका एक अंतर्राष्ट्रीय एक अनुभव को देखिए। आप बड़े बड़े जो हमारे जो अर्थव्यवस्था है, जैसे जापान को लीजिए, आपने यूरोजोन को लीजिए, अमेरिका में लिखिए, वहां भी उनके सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स को 0% से 1% के बीच में रहे हैं। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा, क्योंकि जब तक एक तरीके से अर्थव्यवस्था फंडामेंटली मौलिक तरीके से मजबूत न हो तो वहां पर आप मांग ही नहीं रहेगा, तो वहां पर आप क्या रफ्तार लाएंगे। मैं यहां पर 2-3 चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, मोदी जी की सरकार तो सबसे पहले ये मैं कहूंगा, मैं खुलेआम कहना चाहूंगा, ये काला धन पर ये हमला एक पूरा जुमला है। क्योंकि यदि सचमुच इनको काला धन पे हमला करना था तो इनको जड़ पे रोकना था, जिस पर इन्होंने कुछ कदम ही नहीं उठाए हैं। तो हम वो पैनामा पेपर्स और बड़े बड़े मगरमच्छ के बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन आप यदि अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं गौरव जी, तो 2 चीज पर गौर कीजिए। यदि आपने याद किया होगा कि मोदी और अरुण जेटली जी ने रघुराम राजन का बहुत निंदा किया था। रघुराम राजन जो हमारे भूतपूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, उन्होंने भी कम से कम 150 बेसिस पॉइंट्स आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स को कम किया। उसके बावजूद यदि आप देखिए तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा, ग्रॉस कैपिटल फिक्स्ड फॉर्मेशन वो भी कम से कम 2-3% पे बढ़ा है। ये यही बताता है कि आपके अर्थव्यवस्था में मोदी जी ने एक तरीके से कोई बदलाव या परिवर्तन लाने में एकदम विफल रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और अभी जो विमुद्रीकरण या नोटबंदी हुआ है उसका कितना नकारात्मक असर होगा ये आपको 2-3 महीने के बाद मालूम होगा। अभी तो हम लोग लंबे लंबे कतार की बात कर रहे हैं, अब की बार लंबी कतार, लेकिन जिस तरीके से एक स्लो डाउन आने वाला, एक मंदी आ रहा है और इसके संकेत ढेर सारे, आप यदि किसानों का या ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से लोगों को बीज के लिए भी पैसे नहीं है और यहां पर जो स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज अपने वेतन भी नहीं पे कर सकते हैं, तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि कितना एक तरीके से एक नकारात्मक माहौल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो मोदी जी का ये जुमला और ये उनके प्रवक्ता का कहना जवाब देना चाहते हैं, देश नहीं बदलेगा, देश अभी संकट में है और ये चिंताजनक है। लेकिन एक चीज मैं थोड़ा सा करेक्ट करते हुए संजय झा आपकी बात को, कि आपने कहा कि मोदी जी ने और अरुण जेटली जी ने रघुराम राजन की निंदा की। मुझे लगता है उन्होंने निंदा नहीं की, उनकी पार्टी के दूसरे नेता निंदा कर रहे थे। उन्होंने कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे रघुराम राजन की निंदा नहीं की। लेकिन ठीक है, इस बात को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र तनेजा जवाब देना चाहते हैं आप संजय झा की बात का? मैं